हम लोग उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत पर हम लोग बात कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग जो पहला जो हमारा सिद्धांत जो हम लोग इसको बांटते हैं, सबसे पहला है आपको गणनावाचक अवधारणा और दूसरा है क्रमवाचक। इसमें जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग उपयोगिता विश्लेषण को लेते हैं। इसी उपयोगिता विश्लेषण में हम लोग बात कर रहे थे जो दो नियम दिए गए थे। एक तो आपका था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको हम लोग देख रहे थे, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। एक है आपको समसीमांत उपयोगिता नियम। तो हम लोग इसी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में बात कर रहे थे, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इस नियम का आप लोग नाम पता है आप लोग, चूंकि इससे सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गोसेन के द्वारा गया था। F H गोसेन के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इस नियम को, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग गोसेन का पहला नियम भी कहते हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट बातें होगी, गोसेन का पहला नियम कहते हैं। लेकिन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो वैज्ञानिक व्याख्या है, इसका श्रेय जाता है मार्शल को। ठीक है, ओके। लेकिन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जब भी हम लोग बात करेंगे तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहती है कि अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने पर, ठीक है, उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग जैसे जैसे किया जाता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। ये चीज ध्यान देंगे, है ना, यही बात होती है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, एक टर्म हम लोग यूज किए हैं, अन्य बातों के समान रहने पर, यानी जैसे जैसे कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता जाएगा, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई या क्या कहेंगे, सीमांत इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। ओके, नाउ तो यहाँ अन्य बातों के समान रहने पर, यह होना बहुत जरूरी है, अन्य बातों के समान रहने पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मान्यताएं कहते हैं। ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कब लागू हो सकती है या किन किन मान्यताओं के पढ़ने पर लागू हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी मान्यताएं जिसको आप लोग कहते हैं एजम्पशंस या आप कह सकते हैं कंडीशन। तो इसी कंडीशंस, क्या क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन है वस्तु का गुण और आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा है, जो हम लोग उपभोग की बात कर रहे हैं, उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए। ठीक है, लगातार होनी चाहिए। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय रुचि, यानी उपभोक्ता की आय रुचि, स्वभाव, फैशन आदि में
परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, उपभोग के लिए, उपभोग जो वस्तु है उसका आकार क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। यानी आप इसको समझिए, जैसे आप कभी भी एक परसेप्शन होती है कि अगर हमको पानी पीना है तो हम ग्लास की बात करते हैं, तो एक नॉर्मल ग्लास जो होती है, स्टैंडर्ड साइज का जो ग्लास होती है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको पानी प्यास लगी हुई है और चम्मच में पानी पी रहे हैं या एक बाल्टी में पानी पी रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उपभोग वस्तु जिसका उसका आकार क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड सोसाइटी में चली हुई है या व्यवहार में हम लोग को पता दिखाई पड़ती है, उसी आकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता क्या होना चाहिए, एक विवेकशील होना चाहिए, विवेकशील व्यक्ति होना चाहिए, यानी रैशनल बिहेवियर वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक गणनावाचक विश्लेषण है, यानी उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है, ये होना चाहिए। साथ ही साथ एक ये भी मान्यता लिया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तो ये सभी बातें लागू होंगी तभी हम जैसे जैसे किसी एक वस्तु के अधिक इकाइयों का उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। यानी आप इसको देखिएगा, वस्तु का इकाई और इससे जो हमको सीमांत उपयोगिता मिल रहा है, तो आप इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा कि जैसे पहला इकाई, दूसरा इकाई, तीसरा इकाई, चौथा, पांचवा, तो पहला से अगर 10 मिला तो दूसरा से 8 मिलेगा, तीसरा से आपको 6 मिलेगा, इसे 3 मिलेगा, इससे 0 मिलेगा, और छठा इकाई करेंगे तो इससे आपको फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, घटते जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या क्या इसका इंपॉर्टेंट है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपयोग या महत्व है ना, क्या महत्व है इसका, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अगर हम लोग व्यवहारिक जीवन में देखेंगे, इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है वस्तुओं या पदार्थों के मूल्य निर्धारण में, है ना, मूल्य निर्धारण में इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, आपने हीरा जल विरोधाभास यानी डायमंड वाटर पैराडॉक्स के बारे में बात किया है, करते हैं हम लोग, तो इसका भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी इम्पोर्टेंट हम लोग बात करेंगे। फिर आप लोग हम देखेंगे उपभोक्ता बचत के विश्लेषण में महत्व, और नेक्स्ट देखिएगा आपका है राजकोषीय क्षेत्र में महत्व। हम लोग इस पर अभी बात करेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वस्तुओं पदार्थों के मूल्य निर्धारण में कैसे होती है। तो आप लोग देखिएगा, वस्तुओं या पदार्थों के मूल्य निर्धारण में, तो आप देखिएगा कि जैसे आप किसी वस्तु का कीमत, किसी वस्तु को आप जब खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका कीमत कितना देने को पसंद करते हैं, आप उतना ही कीमत देने को पसंद करते हैं जिससे आपको लगता है कि इस वस्तु से मुझे सीमांत उपयोगिता इतना मिलने वाली है। ओके, अब देखिए, मान लीजिए ये एक ब्रेड है, ये क्या है, एक ब्रेड है, और अगर मान लीजिए
आपको इससे अगर 10 के बराबर अगर आपको इससे सीमांत उपयोगिता मिल रही है तो आप इसका मैक्सिमम 10 रुपया देना चाहेंगे। कितना देना चाहेंगे? 10 रुपया देना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु इससे आपको कम में मिलती है तभी आप खरीदते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु का कीमत आप उतना ही देने को तैयार रहते हैं जितना उसकी सीमांत उपयोगिता होती है। तो यानी सिंपल आप इसे साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु का कीमत डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कीमत निर्धारण का जो डिसीजन है, निर्णय है, वो कहीं ना कहीं हमको सीमांत उपयोगिता बतलाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ यहाँ बात होगी। एक तो आपका टोटल, यहाँ डायमंड वाटर पैराडॉक्स की जब भी बात करेंगे, हम इसको नेक्स्ट पेज में आते हैं, हीरा जल विरोधाभास। देखिए यहाँ देखिए, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ठीक है, देखिए एक तो आपका टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ देखिए हीरा एक तरफ रखिए और इसका जल रखिए, वाटर, है ना। देखिएगा जल का टोटल यूटिलिटी बहुत अधिक होता है क्योंकि जल के बिना नहीं रह सकते हैं, जबकि इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? शून्य होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, वहीं इसका टोटल यूटिलिटी क्या होता है? बहुत कम होता है, जबकि इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? बहुत अधिक होता है कि नहीं। अब देखिए कि इसका टोटल यूटिलिटी बहुत अधिक है, लेकिन होना क्या चाहिए? जिस वस्तु का टोटल यूटिलिटी अधिक होगा उसका क्या होना चाहिए? कीमत अधिक होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां देखिए टोटल यूटिलिटी बहुत अधिक है और कीमत क्या है? पानी का क्या है? शून्य है, क्योंकि ये नेचुरल गुड्स है, इसके लिए हमको कोई कीमत देना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जबकि यहां देखिए हीरा का देखिए टोटल यूटिलिटी बहुत कम है, लेकिन इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है बहुत अधिक है। ठीक है, और इसका प्राइस क्या है? हीरा का प्राइस, हीरा का जो कीमत है वो क्या है? बहुत अधिक है। तो यहां इसीलिए बात कर रहे हैं, होना क्या चाहिए था कि टोटल यूटिलिटी जिसकी अधिक होनी चाहिए उसकी प्राइस अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जिसका अधिक है वहां उसका अधिक प्राइस बहुत अधिक है। ठीक है, तो चूंकि मार्जिनल यूटिलिटी अधिक है इसीलिए इसका कीमत अधिक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पैराडॉक्स है, एक हमारा आप कह सकते हैं विरोधाभास है। इसीलिए हम लोग जब भी डायमंड वाटर पैराडॉक्स की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जिस वस्तु का आपको मार्जिनल यूटिलिटी बहुत अधिक है, सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है, ठीक है, अतः हीरा का क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी जिसकी अधिक होती है उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। तो ये कहीं ना कहीं डायमंड वाटर पैराडॉक्स को, ये विरोधाभास को प्रतीत करता है। इसीलिए हम लोग जब भी क्वेश्चन कभी आता है कि डायमंड वाटर पैराडॉक्स किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो ध्यान दीजिएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ये क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। एक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का इंपॉर्टेंस यहां भी है कि मांग का नियम का व्युत्पन्न, मांग का नियम का व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड ऑफ डिमांड, डेराइव्ड ऑफ डिमांड लो। तो ध्यान दीजिएगा मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम यही कहता है कि किसी वस्तु का प्राइस अगर अधिक होगा तो उसका डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा? अधिक होगा। यानी यहाँ देखिएगा कि ये जो डिमांड लो कहता है कि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, किसी वस्तु के कीमत और उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, उसका डेराइवेशन भी किसके थ्रू होती है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा होती है। कैसे होती है देख लीजिए। अगर मान लीजिए आप किसी वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं, आप किसी वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम रोटी का उपभोग करना चाहते हैं। रोटी का कीमत मार्केट में कितना है? 10 रुपया है। तो आप
पहला रोटी खाए तो आप उसके लिए आप ये उम्मीद मान के चले थे कि उससे आपको 10 के बराबर उपयोगिता मिल रही थी, इसीलिए आपने उसका एक रोटी का उपभोग कर लिया। ठीक है, अगर कोई दूसरा रोटी का उपभोग करेंगे तो आपको पता है उससे सीमांत उपयोगिता कितनी मिलने वाली है, 8 या 10 या उससे कम मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा इसको कि पहले रोटी का उपभोग किए तो उससे 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह कहती है कि अगर हम दूसरा रोटी का उपभोग करने जाएंगे तो हमें निश्चित रूप से डेफिनेटली मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो 10 से कम मिलने वाला है। तो आप अगला रोटी तभी प्रयोग में लाइएगा यदि आपका जो है आपको वह रोटी 10 रुपये से कम कीमत पर मिले, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि पहला रोटी आपने 10 रुपये में प्रयोग किया, खरीद कर उसका उपयोग किया, उपभोग किया, लेकिन अगर दूसरा रोटी उपभोग करते हैं तो उसको 8 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलेगी और आपका कीमत क्या हो रहा है, उससे अधिक हो जा रहा है। तो आप उस वस्तु का तभी प्रयोग कीजिएगा जबकि उस वस्तु का कीमत क्या हो, कम हो। यानी वस्तु का कीमत कम हुआ तो तभी आप दूसरा रोटी बढ़ाइएगा, दूसरा रोटी डिमांड कीजिएगा। यानी प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग ध्यान में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, उसी तरह से राजकोषीय क्षेत्र में आप देखिए, राजकोषीय क्षेत्र में आप बात करेंगे कि राजकोषीय क्षेत्र में क्या होती है कि अगर किसी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो होती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी गई है इस व्याख्या के लिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे उपभोक्ता के पास आय बढ़ती है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटेगी। क्यों, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपया है तो उसके लिए 1 रुपया का क्या इंपॉर्टेंस है, और किसी व्यक्ति के पास 10 रुपया है तो उसके लिए 1 रुपया का क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों में डिफरेंट है। इसके लिए 1 रुपया बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि 1000 रुपया वाला व्यक्ति का जिसका इनकम है उसके लिए 1 रुपया उतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती है। तो यानी जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों को कर देने की क्षमता क्या होती है, कर देने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसीलिए अगर उस व्यक्ति से अगर हम अधिक पैसा कर के रूप में पैसा लेते हैं तो उसको कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यानी अधिक आय वाले व्यक्ति से अधिक टैक्स लेना चाहिए और कम आय वाले व्यक्ति से कम टैक्स लेना चाहिए। ये कहाँ से निकल रही है, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे घटती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम राजकोषीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ हम लोग देखें कि किस तरह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, हमारे आर्थिक जीवन में किस तरह से ये सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी बारे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता जो है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी हम लोग इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी LDMU है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम लोग इसकी बात कर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जब बात करते हैं तो हम लोग LDMU उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये क्यों लागू होता है, क्यों लागू होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम प्रत्येक एक वस्तु के अधिक इकाई को उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है, ऐसा क्यों होता है। इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है किसी भी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि किया जा सकता है, और दूसरा कोई भी वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती हैं। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम ऐसा क्यों होता है कि पहला वस्तु का उपभोग करेंगे तो उसे 10 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा, दूसरा प्रयोग करेंगे तो उसे 8 मिलेगा, तीसरा प्रयोग करेंगे तो उसे 6 मिलेगा, और चौथा प्रयोग करेंगे तो उसे 2 मिलेगा। ऐसा क्यों होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी एज वी आर गोइंग टू कंज्यूम मोर एंड मोर क्वांटिटी, वो क्यों घटती है। इसके पीछे 2 ही कारण है
कि कोई भी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि क्या हो सकती है, किया जा सकता है। यानी अगर मुझे भूख लगी है तो अगर मैं रोटी खाऊंगा तो भूख क्या होगा, अल्टीमेटली मिट जाएगा, या भूख मिट जाएगा यानी भूख खत्म हो जाएगा, हमारी भूख की जो आवश्यकता है वो पूरा हो जाएगा, ये कहने का बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, कोई भी व्यक्ति भूख लगने पर रोटी खाता रहता और वो खाता रहता और लगातार उसके खाने की क्रिया चलती रहती। तो ऐसा होता तो पूरा इकोनॉमिक जो हमारा देख रहे हैं हम लोग, आर्थिक जगत या हमारा जो हम लोग देख रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ही उसकी कंडीशन जो होती है बहुत ही अजब होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जिस भी आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी संतुष्टि अल्टीमेटली होगी, ये सिद्धांत इसी के कारण लागू होती है। दूसरी क्या होता है, पहला रोटी खाने पर अगर हमको 10 मिलती है तो दूसरा 8 इसलिए मिलती है अगला रोटी खाने पर, क्योंकि कोई भी दो रोटी यानी पहला रोटी और दूसरा जो रोटी है वो दोनों आपस में कभी भी पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होते। यानी सिंपल, इसका इकोनॉमिक्स में लोग बार बार कहते हैं, कोई भी जुड़वा आपस में पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होते हैं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि कोई भी दो अलग अलग जो है वो एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन हो। अगर पूर्ण प्रतिस्थापन होते तो पहला भी 10 देता और दूसरा भी 10 देता, दूसरा से हमको 8 नहीं मिलता। इसी बात को आप समझिए, यानी अर्थव्यवस्था में कोई भी ऐसी दो वस्तुएं नहीं है जो आपस में पूर्ण प्रतिस्थापन है। यानी आप समझ सकते हैं कोई भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स इकोनॉमी में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम लागू होती है और हम जैसे जैसे एक वस्तु के अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपभोक्ता घटती जाती है। ओके, यहाँ एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। आप देख लीजिएगा, इसको आप ऐसे बनाइएगा तो आप समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5, अगर मान लीजिए इस तरह का आप रोटी यूज कर रहे हैं तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी है इसे 10 8 6 0 और ये -2। तो अगर टोटल यूटिलिटी क्या कहती है, सभी इकाइयों से मिलने वाली जो उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होती है, यानी टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो समेशन करते जाइए, तो ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 24 होगा और ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, इस तालिका को ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा कि जैसे जैसे पहला संबंध जो दिखाई पड़ेगा, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घट रही है। हालांकि घट रही है ना, यहाँ देखिए क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ देखिए घट रही है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रही है ना। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ती है। ओके, वहीं दूसरा देखेंगे, जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होता है, यानी शून्य होता है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है मेरा, टोटल यूटिलिटी जो है हमारा क्या है, अधिकतम है या मैक्सिमम है। देख लीजिए, जब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी शून्य है तो टोटल यूटिलिटी 24, तो 24 यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, मैक्सिमम है। ठीक है, तीसरा जो देखते हैं, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी घटते घटते ऋणात्मक हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो यहाँ प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न आएगा कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम होगी। अब जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी, घटने लगेगी या कम होने लगेगी। ये संबंध आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आप लोग अगर रेखा चित्र में दिखा सकते हैं तो देख सकते हैं, ये अगर इस तरह से है, ये टोटल यूटिलिटी दिखा रहा है, तो यहाँ देखिएगा इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। देख लीजिए ये है मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए यहाँ दोनों समान हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे घट रही है तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रही है।
जब ये शून्य हो गया, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, शून्य है, इस पॉइंट पर क्या है, शून्य है। तो जैसे ही शून्य है तो देखिए टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से नेगेटिव होना शुरू होती है तो ये भी क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो ये भी आप अगर ग्राफ को याद रखेंगे तो कभी आपको गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की। सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की, ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बात करेंगे, अभी हम थोड़ी देर में ही आप लोग के लिए मैं ये रिकॉर्डिंग करूंगा और आपको मैं दूंगा। तब तक आप लोग इतना याद करते रहिए, हम लोग फिर इसके आगे बात करेंगे।